हेलो दोस्तों। 9 मई 2003 लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में एक घर के अंदर अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठती है। घर के अंदर मौजूद थी एक युवा कवित्री मधुमिता शुक्ला की जिंदगी कुछ ही पलों में ख़त्म हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी। जैसे जैसे पुलिस ने इस मामले की गहराई में जाती है, यह मामला उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाता है। एक तरफ थी एक युवा कवित्री और दूसरी तरफ था राजनीति में प्रभाव रखने वाला एक मंत्री। और फिर सामने आया एक ऐसा कथित षड्यंत्र जिसने रिश्ते, राजनीतिक, प्रेम, ईर्ष्या और हत्या सबके तार एक दूसरे से जुड़ते चले गए। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, आखिर मधुमिता की हत्या क्यों की गई और हत्या को अंजाम देने वाले कौन थे वे लोग। 9 मई 2003 की सुबह मधुमिता शुक्ला लखनऊ के स्थित अपने मकान पर जब थीं तो दो लोग पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको एक कविता के कार्यक्रम में बुलाया गया, उस सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। मधुमिता उन्हें अंदर आने देती है घर के, और यहीं से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। जांच के मुताबिक दोनों हमलावर बेहद करीब से मधुमिता को गोली मार देते हैं, जिससे मधुमिता की मौके पे ही मौत हो जाती है। जांच में सामने आता है कि वह गर्भवती होती हैं। यही बात इस हत्याकांड को और भी सनसनीखेज बना देता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। हत्या की खबर जब पुलिस तक पहुंचती है और मधुमिता की बहन निधि शुक्ला अपनी बहन की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं, शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस और फिर क्राइम ब्रांच के पास जब जाती है, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है और पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जिनके सवाल आसान नहीं थे। सबसे बड़ा जो नाम आता है इस मामले में, अमरमणि त्रिपाठी। उस समय वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली नाम था और वे मंत्री भी रह चुके थे। जांच में उनके द्वारा और मधुमिता के बीच नज़दीकी संबंधों की बात सामने आई और फिर यह जांच की दिशा ही बदल गई। सीबीआई की जांच के मुताबिक हत्या के पीछे अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और रिश्तेदार रोहित चतुर्वेदी और अन्य लोगों की भूमिका सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में 9 मई 2003 की हत्या और बाद में सीबीआई जांच का उल्लेख मिलता है। मधुमिता की जब हत्या की गई थी उस समय वह गर्भवती थी। मधुमिता शुक्ला के पोस्टमार्टम में उनके गर्भ में करीब 6 माह का भ्रूण मिला। जांच के दौरान भ्रूण का डीएनए सुरक्षित कर लिया गया और फिर अमरमणि त्रिपाठी के डीएनए से जब उसका मिलान कराया गया, तब जांच रिपोर्ट के बाद यह साबित हुआ और डीएनए से पुष्टि हुई कि जो गर्भ में मधुमिता का जो बच्चा पल रहा था, उसके जैविक पिता अमरमणि त्रिपाठी ही हैं। यही वह बिंदु था जिसने पुलिस और जांच एजेंसियों का शक और भी गहराता चला गया। अमरमणि त्रिपाठी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस भी साथ में थी। बाद में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी, संतोष राय, प्रकाश पांडे और यज्ञ नारायण दीक्षित। लेकिन कहानी में और एक डरावना अध्याय था। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला लगातार अपनी बहन मधुमिता का केस लड़ रही थी। उनका आरोप था कि उन्हें और गवाहों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। निधि को डर था कि उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली लोगों से इस केस में जुड़े होने के कारण इसका निष्पक्ष सुनवाई होना मुश्किल है, इसलिए उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफ़र करने की मांग की। इस केस को आखिरकार ट्रांसफ़र किया गया और मुकदमा देहरादून की विशेष अदालत में शुरू हुआ। और अब इस केस की सुनवाई जब उत्तर प्रदेश के बाहर होने लगी, साल 2007 में देहरादून की विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले का फैसला सुनाया। अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि, रोहित चतुर्वेदी और संतोष राय को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई।
उस समय प्रकाश पांडे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मामला हाईकोर्ट पहुंचा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2012 में 4 दोषियों की उम्र कैद बरकरार रखी और एक महत्वपूर्ण बदलाव भी किया। जिस प्रकाश पांडे को ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर बरी कर दिया था, हाई कोर्ट ने उसे भी उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उस पर दोष सिद्ध होता है। यानी जिस मामले की शुरुआत में कई सवाल थे, उसमें अदालतों के फैसलों के बाद 5 लोगों की भूमिका पर न्यायिक निष्कर्ष सामने आ चुका है। अमरमणि त्रिपाठी उनकी पत्नी मधुमणि ने जेल में रहते हुए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमरमणि लंबे समय तक गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में रहे। निधि शुक्ला का आरोप रहा कि बीमारी के नाम पर अमरमणि को जेल से बाहर रहने का फायदा मिलता रहा। निधि ने यह भी दावा किया कि अमरमणि ने सजा का बड़ा हिस्सा जेल के बाहर रहते हुए काटा है। करीब 2 दशक बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। 25 अगस्त 2023 के आसपास अमरमणि त्रिपाठी उनकी पत्नी मधुमणि को समय पूर्व रिहाई का आदेश सामने आ गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 की रीमिशन पॉलिसी के तहत उनकी उम्र और जेल में उनके अच्छे आचरण बर्ताव के कारण उन सभी को आधार मानते हुए उनकी रिहाई का आदेश दे दिया। लेकिन निधि शुक्ला ने रिहाई आदेश का विरोध किया। उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और रिहाई का विरोध भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया था और आज भी इस कहानी का दर्द खत्म नहीं हुआ है। निधि शुक्ला लगातार यह सवाल उठाती रही, क्या किसी की सज़ा पूरी होने से पीड़ित परिवार का दर्द खत्म हो जाता है? उन्होंने कई बार अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना रहा है कि लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उन्हें डर है कि मधुमिता हत्याकांड से जुड़े लोगों को भविष्य में नुकसान पहुंच सकता है। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने रोहित चतुर्वेदी की समय पूर्व रिहाई की याचिका स्वीकार कर ली। रोहित लगभग 22 साल तक जेल में रह चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुधारात्मक न्याय यानी रिफॉर्मेशन पर जोर दिया और कहा कि राज्य का ध्यान केवल सजा देने पर नहीं बल्कि सुधार पर भी होना चाहिए। यानी 2003 से शुरू हुई यह कहानी 2026 तक अदालतों के दरवाजे पर चलती रही। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस लंबे सफ़र की कहानी है जिसमें एक परिवार ने अपनी बेटी और बहन के लिए इंसाफ की लड़ाई 2 दशक से ज़्यादा समय तक लड़ी। अदालतों ने अपना फैसला सुनाया, दोषियों को सजा हुई, कुछ रिहा भी हुए। लेकिन निधि शुक्ला के लिए शायद यह सवाल आज भी वहीं खड़ा है, आखिर मेरी बहन को क्यों मारा गया? आपको क्या लगता है, इतने साल के बाद भी इस केस में सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल क्या है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो आपको तो मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।